Hi dear learners, we welcome you to Tips and Tricks to Learn Idioms, and this is M. Rahman from Oracy Classes of English Language. Today in this series we are going to learn idioms with tips and tricks. We will learn these idioms with such tips and tricks that it will stay in our mind for a long time. हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम idioms and phrases लर्न करते हैं और लर्न करते ही भूल जाते हैं। आइए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहले इडियम को। डेविल्स लक। तो डेविल्स लक आपका क्या दिखाता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग याद करेंगे। इसका मतलब है गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून। सबसे पहले हमने मीनिंग समझा कि डेविल्स लक का मतलब गुड फॉर्च्यून है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यानी सबसे पहले हमने मीनिंग लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर मीनिंग लिया और मीनिंग के बाद हमने इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमने इसको जो है ये जो टिप्स हम देंगे उसको लिंक करना होगा आपको किसी एक वर्ड से। तो मीनिंग आ गया गुड फॉर्च्यून और डेविल्स लक। गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून से हमें पता चलता है कि ये नाउन है। तो अब नाउन को आप किस तरह से यूज करेंगे? कोई एक सेंटेंस इसका बनाइए। इट इज डेविल्स लक दैट ही हैज सच अ लग्जूरियस लाइफ। तो इट इज के बाद गुड फॉर्च्यून, गुड अर्निंग, अच्छी किस्मत, बहुत ज़्यादा धन और संपन्नता की ज़िंदगी, तो वो गुड फॉर्च्यून हो गया। अब जब हम कहते हैं कि आजकल जो बेईमान हैं वो अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो अब की बार हम कुछ लिंक जोड़ेंगे लक से, डेविल से। तो हम कहते हैं कि जो बहुत ही निकम्मे लोग हैं वे मालदार होते जा रहे हैं इस दौर में, और जो ईमानदार लोग हैं वे परेशान हैं। तो इस तरह से इसको रिलेट करके हम देखेंगे तो डेविल का जो लक है आजकल बन रहा है तो गुड फॉर्च्यून यानी अच्छी किस्मत। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका मीनिंग गुड फॉर्च्यून है, ये अपने आप में नाउन है और डेविल और लक को हमने गुड फॉर्च्यून से लिंक किया। नंबर 2, इन हाई फेदर। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर 3 बातें नोट की हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है इसका मीनिंग। तो मीनिंग है एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक का मतलब है बेइंतहा जोश में। तो इन हाई फेदर का अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। जब हम सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं तो हमें सही पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होता है, तो हम इनको सही जगह पर यूज़ कर पाते हैं। तो हम आपको बता दें कि हाउ, वेयर, वाई एंड व्हेन का आंसर देने वाले वर्ड या फ्रेजेस जो होते हैं वो सब एडवर्ब होते हैं। तो ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये हाउ को बता रहा है और हाउ को बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो इसका मतलब हो गया बहुत जोश में। अब आती है बारी इसकी टिप्स की कि इसको लिंक कैसे बनाएं। तो लिंक बनाने के लिए इसके मीनिंग को आप हाई और फेदर, तो यहाँ पर जो है हाई और फेदर को आप रिलेट कीजिए एंथुसियाज्म से। तो हाई यानी ऊंचाई और फेदर पंख। बर्ड्स जब ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जब वो जोश में अपने पंखों को मारते हैं और उन विंग्स से वो स्काई तक पहुंचते हैं। तो हाई फेदर। तो जब तक आप अपने फेदर्स को हाई नहीं राइज करेंगे, उनको फ्लैप नहीं करेंगे, तब तक आप हाई स्काई तक नहीं पहुंच सकते। तो एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। तो इसी तरह से जब तक आप किसी काम को करने के जोश में नहीं होते आपको हायर राइज नहीं मिलता। तो इस तरह से जो हाई है वो एंथुसियाज्म से रिलेटेड है। और यह ऐसे भी कह सकते हैं कि हाई मीन्स एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, और फेदर का मतलब है कि एंथुसियाज्म। यानी जब आप एंथुजियास्टिकली फ्लाई करते हैं, आप कोई बर्ड हैं तो आप अपने पहले विंग्स को फ्लैप करते हैं और फिर आप उड़ते हैं। इस तरह से हाई फेदर का मतलब हो गया हाईली या एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। इसके बाद तीसरा है ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या विजडम। तो विजडम क्या हुआ?
विजडम एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ नाउन, तो आप ग्रे मैटर को यूज करेंगे टू जज व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग इज अ ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर का मतलब हुआ बुद्धिमत्ता, यानी अब हमने बुद्धिमत्ता हमने याद कर लिया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर नाउन हुआ। अब हम इसको लिंक करेंगे तो ग्रे मैटर, मैटर क्या होता है, कोई भी मटेरियल, कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, तो विजडम से रिलेट करना है। तो इस मैटर को जब आप विजडम से रिलेट करोगे और जब मैटर ग्रे से रिलेटेड हो, तो ग्रे किसे कहते हैं, ग्रे उस एज को कहते हैं जब वाइट और ब्लैक जो हेयर हैं एक एज के बाद ग्रो करने लगते हैं। तो ग्रे हेयर आपने सुना होगा, ग्रे हेयर कहते हैं जब सफ़ेद और काले बालों का कॉम्बिनेशन आपकी जो बियर्ड में आपके हेड पर आ जाए तो आप ग्रे बियर्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अ मैच्योर पर्सन। तो जब ग्रे बियर्ड या ग्रे हेयर से आप रिलेट करेंगे तो विजडम की बात आती है। इट मीन्स जब आपकी एज मैच्योरिटी के लेवल पर आती है तो बुद्धिमत्ता आपको याद रहेगी। तो ग्रे हेयर यानी ग्रे मैटर, और जिसके ग्रे हेयर हो गए हैं तो वह बच्चा नहीं रहा, तो उसको विजडम, उसकी मैच्योरिटी लेवल अच्छा हो गया है। तो आपने याद किया कि ग्रे मैटर मीन्स विजडम, तो ग्रे मैटर आपको खुद ही ऑटोमेटिकली याद दिला देगा कि यह बुद्धिमत्ता है। इसके बाद आता है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टू गेट सक्सेसफुल, टू गेट सक्सेसफुल, या आप कह सकते हैं कि सफल होना। तो सफल होना, गोइंग प्लेसेस, तो हमने सबसे पहले मीनिंग जान लिया। गोइंग प्लेसेस का सफल होने से कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता और हम इसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोइंग प्लेसेस किस तरह के सेंस में यूज़ हो रहा है। ये वर्ब है, ये जेरेंड के फॉर्म में यूज़ हो रहा है और इसको अब हम लिंक करेंगे गेट सक्सेसफुल से। गेट सक्सेसफुल, जैसे कि हम कहते हैं टू गेट सक्सेसफुल इज़ नॉट ईजी, तो टू गेट सक्सेसफुल अपने आप में इन्फिनेटिव है, तो गोइंग प्लेसेस इज़ नॉट ईजी, यहाँ पर जो हमने इज़ लगाया वो गोइंग प्लेसेस, गोइंग के लिए लगाया, प्लेसेस के लिए नहीं। तो गोइंग प्लेसेस, अब इसको आप लिंक इस तरह से करेंगे याद करने के लिए कि जब आपकी प्रमोशन होती है तो आपके जो प्लेसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा, तीसरा, और आपकी प्रमोशन होकर आप हायर एंड हायर प्लेसेस पर जाते रहते हैं। तो गोइंग प्लेसेस मीन्स टू गेट सक्सेसफुल, इट मीन्स गोइंग प्लेसेस इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। तो गोइंग प्लेसेस हमने रिलेट किया टू गेट सक्सेसफुल से, लिंक बनाया कि जब हम प्लेस आफ्टर प्लेस राइज करते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं गेट द सैक। तो गेट द सैक का मतलब है टू बी डिसमिस्ड, टू बी डिसमिस्ड, इसका मतलब होता है नौकरी से निकाल दिया जाना। तो मीनिंग आ गया। मीनिंग के बाद हमने देखा तो पाया कि ये वर्ब की जगह पर काम कर रहा है। अब तीसरे नंबर पर हमको लिंक जोड़ना है। तो आपसे कहा गया कि भाई अपना बोरिया बिस्तर, सैक माने बोरा, सैक मीन्स ऐसा कोई भी पैकिंग जिसके अंदर सामान भरा हो और एक बैग की तरह से हो, उसको बंद कर दिया हो, तो बोरा देकर निकाल दिया, यानी बोरिया बिस्तर सहित निकाल दिया, इट मीन्स डिसमिस्ड कर दिया। तो ये जो सैक है और ये जो गेट मीन्स लेना है, हालांकि यहाँ पर लेना मीनिंग नहीं है, हमने केवल रिलेट करने और लर्न करने की वजह से ऐसा किया है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गेट द सैक मीन्स टू बी डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल दिया जाना। तो आई होप कि ये लिंक और ये इडियम्स याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 इडियम्स की तरफ। यहाँ पर इडियम नंबर 6 में हम देख रहे हैं टू कट वंस टीथ। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, उसके बाद हम लिंक क्रिएट करते हैं लर्न करने के लिए। तो टू कट वंस टीथ का जो मतलब निकल करके आता है, इसका मतलब आता है टू गेट एक्सपीरियंस, टू गेट एक्सपीरियंस, टू गेट एक्सपीरियंस। अब हमारा काम होगा
कि हम देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज ये क्या है। तो यहाँ कट दे रखा है, उससे पहले टू दिया है तो इन्फिनेटिव के रूप में दिया है, तो ये हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर देखा कि यह वर्ब है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, लिंक हमें क्रिएट करना है। अब कट भी लिंक आप बना सकते हैं, टीथ से भी आप लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो लिंक बनाएंगे, एक्सपीरियंस को लेकर के लिंक बनाएं तो आसान होगा। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस कब आता है? मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की एज बढ़ती जा रही है और बड़ी एज होने पर दांत टूटने लगते हैं और दांत अब आपके पास नहीं रहे, तो यहाँ कट को आप टूटने के रूप में ले लें। इट मीन्स दांत घिस गए हैं या दांत टूट गए हैं। तो जब किसी व्यक्ति के दांत इस लेवल पर आ जाएं तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमने कट से टूटना और टूटना से एक्सपीरियंस, क्योंकि बड़ी एज को एक्सपीरियंस से जोड़ करके किसी भी तरह से इस मीनिंग को अपने माइंड में सेव कर लिया। अब हम जब अपने सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे टू कट योर टीथ यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। आप अगर कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय खर्च करना होगा। इट मीन्स समय खर्च करना होगा का मतलब कि आपकी एज जब मैच्योरिटी पर आएगी तब आप एक्सपीरियंस लेंगे। तो कट वंस की जगह योर आ सकता है, हिज आ सकता है, देयर आ सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस आएगा। इसके बाद है हाई एंड ड्राई, और हाई एंड ड्राई का जो मीनिंग निकल करके आता है वह आता है अकेला। अब हाई एंड ड्राई को अकेला से कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे याद रहेगा? ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। तो अकेला ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है कि किसी ने साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के लोनलीनेस से इसको रिलेट करना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एडवर्ब है, हाउ किस सिचुएशन में है, अकेला है। तो ये अकेला होना आपको एडवर्ब की तरफ लेकर जाएगा। उसके बाद आपको लिंक जोड़ना है। देखिए, जब आप एक किसी बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो जो जनरल पीपल हैं, जो लोकल्स हैं, उनसे आपका रिलेशन थोड़ा सा दूर हो जाता है और जो आपके रिलेशंस हैं उनमें ड्राइनेस आती जाती है। तो यानी जैसे जैसे आप हाई जाते हैं वैसे वैसे आपके जो रिलेशंस हैं वो ड्राई होते जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो हाई जाने पर ड्राई होंगे, इट मीन्स अकेले होंगे। तो हाई से ड्राई को रिलेट करके आप याद कर लेंगे अकेला। इसके बाद है गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील बिल्कुल ऑपोजिट है अ स्क्वायर डील से। अगर हम यहाँ से गेट हटा दें तो अ रॉ डील भी अकेला इडियम का वर्क करेगा। और रॉ डील, अगर आपको कोई दूसरा इडियम पुराना याद है क्या? स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है ईमानदारी का सौदा, ईमानदारी का बिजनेस, ईमानदारी का एक्ट। तो यहाँ ये उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हमें गेट अ रॉ डील का मतलब लिखना है बैड बिहेवियर या बुरा व्यवहार। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इसका मीनिंग लिख लिया। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के साथ है, और अगर गेट हटा देते हैं तो ये नाउन की तरह से काम करेगा। इसके बाद अब हमें लिंक जोड़ना है। देखिए, ये रॉ है, ये डील है। रॉ वर्ड वैसे कच्चे सामान के लिए, कच्चे फलों के लिए, कच्ची सब्जी के लिए काम आता है, और डील का मतलब है बिजनेस। और रॉ जो होता है वो बेईमानी के कामों में भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी डीलिंग्स रॉ हैं, वो बहुत ऑनेस्टी वाली नहीं है, यह माना जाएगा। तो रॉ डील का मतलब हो गया कि बैड बिहेवियर। और जब डीलिंग रॉ की बेईमानी से भरी हुई डीलिंग करी तो इसका मतलब हो गया कि बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। तो आप कहेंगे आई डू नॉट लाइक अ रॉ डील फ्रॉम माई काउंटर पार्ट या फ्रॉम माई फ्रेंड। और अगर आप गेट लिखना चाहते हैं तो आई डू नॉट लाइक टू गेट अ रॉ डील फ्रॉम हिम। मैं उससे बुरा व्यवहार होना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे। तो गेट से कोई आपको बहुत बड़ा लिंक नहीं जोड़ना है। गेट तो आपका एक एडिशनल वर्ब है, मेन है अ रॉ डील। तो रॉ मीन्स बुरा, जो कि कच्चे के सेंस में लिटरली हम यूज़ करते हैं, और डील मीन्स व्यवहार। तो ये वैसे ही बहुत इजीली आपको याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे 9th में एल्बो ग्रीस।
तो एल्बो ग्रीस का क्या मतलब निकल करके आता है, इसमें एल्बो ग्रीस को आप कहेंगे चापलूसी करना, या आप कह सकते हैं चापलूसी। चापलूसी इसलिए चूंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई करना वर्ड नहीं लगाया। तो पहले हमारे पास मीनिंग आ गया और एल्बो ग्रीस का मतलब हो गया कि यह हमारा नाउन है और इसको आप किस तरह से यूज़ करोगे। अब हमें लिंक बनाना है। देखिए, जब हम किसी से खुशामद करते हैं, किसी को बहुत अच्छा बताते हैं, फ्लैटरी करते हैं, तो हम कभी तो यहाँ हाथ लगा कर कहते हैं कि भाई हमारा काम कर दो, या हम कोहनी के नीचे दूसरे को प्लीज़ प्लीज़ इस तरह से करके एक्ट करके बात करते हैं। तो यानी एल्बो में हम ग्रीस लगा रहे हैं कि प्लीज़, दूसरा उसको पुश करते रहता है कि हमारा काम कर दो। इट मीन्स कि एल्बो में ग्रीसिंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसकी तारीफ़ करके, उसकी खुशामद करके वो चापलूसी कर रहा है। तो एल्बो ग्रीस, आई डू नॉट नीड एनी एल्बो ग्रीस फ्रॉम एनीबडी, विल बी द यूज़ ऑफ दिस इडियम। तो एल्बो ग्रीस को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोर ओवर, और पोर ओवर का जो मतलब होता है वो होता है टू एग्जामिन केयरफुली, यानी ध्यान से जांच कार्य करना। पोर ओवर। अब पोर जैसे कि यहाँ पर वर्ब है, तो हमने मीनिंग लिख लिया, इसको हमने वर्ब मान लिया। अब हमें इसको लिंक बनाना है कि कैसे याद रहे। पोर का मतलब लिटरल मीनिंग होता है कि उंडेलना, जैसे कि आपने जल लिया और किसी डीटी पर आपने जल चढ़ाया, मिल्क अर्पित किया, तो वो हो गया पोर, उंडेलना। ठीक है, तो पोर का मतलब वो उंडेलना ओवर समथिंग। तो यहाँ है एग्जामिन केयरफुली। तो यहाँ पर एग्जामिन से हम पोर को कैसे जोड़ें, तो हम क्या कहेंगे, पोर मतलब जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर बहुत ही अटेंटिव होकर के एंगेज हो जाती है। तो एग्जामिन केयरफुली, यानी हमारी जो पकड़ है, जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो सारी ओवर हो रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, किसी टारगेट पर। तो इसका मतलब हो गया कि हमने अपनी अटेंशन पोर कर दी। तो इसका मतलब हुआ कि हम कुछ भी बहुत ही केयरफुली किसी काम को जांच रहे हैं। तो आई होप कि ये इडियम्स आपको याद हुए होंगे। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। कट वंस टीथ, तो हमने कट को जोड़ा था दांत टूटने से। दांत टूटने का मतलब है बड़ी एज, बड़ी एज का मतलब है एक्सपीरियंस लेना। हाई एंड ड्राई का मतलब अकेला। आप जब बड़ी पोस्ट लेकर लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं तो आप अकेला महसूस करते हैं। गेट अ रॉ डील, तो रॉ डील का मतलब हो गया रोमीज बेईमानी या रोमीज कच्चा, कि आपको पक्का कहकर कच्चा कोई सामान दे दिया। तो डील मतलब बुरा व्यवहार। इसके बाद एल्बो ग्रीस मतलब चापलूसी, और पोर ओवर का मतलब हुआ, पोर का मतलब एक्स्ट्रा अटेंशन देकर किसी काम को जांचना। अब हम चलते हैं तीसरी सेगमेंट 11 to 15 इडियम्स की तरफ। इडियम नंबर 11 में हम देख रहे हैं लुक डैगर्स एट समवन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग होगा गुस्से में होना या गुस्सा करना, यानी गेट एंग्री या टू शो एंगर। तो हमने मीनिंग देख लिया। दूसरा हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वर्ब है। और तीसरा अब हमें लिंक करना है, जो हमारा मेन पर्पस है इन लेक्चर्स का, आपको इडियम्स याद कराने का। तो लुक डैगर्स एट समवन, सबसे पहले हम लिंक करने के लिए देखेंगे कि डैगर हमारे को सूटेबल वर्ड लगता है। डैगर कहते हैं खंजर को, और खंजर जब आप किसी के ऊपर रखेंगे, किसी को दिखाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आप उससे नाराज़ हैं। इट मीन्स डैगर एट समवन, किसी पर खंजर रेज करना, उसके ऊपर आपने तान देना, तो डैगर खंजर होता है। लुक डैगर्स एट समवन तो हो गया गुस्सा करना। आप कह सकते हैं अपने सेंटेंस के यूज़ में, लुक ही नेवर लुक्स डैगर्स एट मी। तो ये आपका जो वर्ड डैगर्स है, यह गुस्सा करने को आपको याद दिला देगा। तो आप जान लेंगे कि डैगर्स एट समवन का मतलब है
कि टू बी एंग्री विथ सम अदर बडी। इसी तरह का एक इडियम और है बरी द हैचेट और एट डैगर्स ड्रॉन। तो डैगर्स ड्रॉन जो है एनिमिटी पर होने का मतलब है कि गुस्सा करना। तो ये डैगर वाले जो दोनों इडियम्स हैं ये दुश्मनी और गुस्से से रिलेटेड हैं, और बरी द हैचेट जो है वो गुस्सा ख़त्म करना या एंगर ख़त्म करने के लिए है। मूव द गोल पोस्ट का मतलब है बेईमानी से परिस्थिति को बदलना, बेईमानी से परिस्थिति को बदलना। तो हमने यहाँ पर मीनिंग लिख लिया और अब देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो वर्ब है, वर्ब की जगह पर यूज़ होगा। तो ये अब हमें इसको रिलेट करना है यानी लिंक बनाना है। तो लिंक कैसे बनाएंगे, तो हमने देखा गोल और पोस्ट। तो आपने देखा होगा कि जो गोल पोस्ट होती है, जब फुटबॉल आप खेलते हैं तो एक हट टाइप का एरिया होता है जिसमें जो बॉल है उसको पास करना होता है। जब आप गोल्फ को खेलते हैं तो कुछ अर्थ के अंदर कुछ पिट्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें बॉल को डालना होता है और वहाँ पर एक जो पोल्स लगा होता है और उसके नीचे कुछ आपको होल सा नज़र आता है। तो वो क्या हुआ, पोस्ट हुआ, और गोल हुआ आपका टारगेट जहाँ पर बॉल को पहुँचाना है। अब मान लीजिए आपको धोखा देना है यानी बेईमानी से परिस्थिति को बदलना। अगर आपके किसी एनिमी को लगता है कि आप सफल होने वाले हैं तो वह आपको जहां पहुंचना है उसकी सिचुएशन को चेंज कर देगा। मान लीजिए कि आप जो है कार से किसी का पीछा कर रहे हैं और आपके एनिमी ने किसी एक सिटी का जो इंडिकेशन है कि इस तरफ जाता है उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, तो यानी जो गोल पोस्ट थी उसको मूव कर दिया, तो आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ बेईमानी से परिस्थिति को बदलना। आई डो नॉट लाइक टू मूव द गोल पोस्ट, तो ये आपका यूजेज हो जाएगा। और जब गोल पोस्ट बॉल आपको वहाँ पहुँचानी है लेकिन गोल आपको ऐसा अंदाज़ा हुआ कि मेरे को कहीं और जाना है, तो आपकी स्थिति बदल जाती है और आप रियल डायरेक्शन में ना जा करके किसी मिसकॉन्सेप्शन में आकर कहीं के कहीं चले जाते हैं, तो आपके लिए कहा जाएगा कि बेईमानी से परिस्थिति को बदल दिया। इट मीन जिस परिस्थिति पर आप अच्छे से काम कर रहे थे आपको डिसेप्शन के साथ, धोखे के साथ किसी और दूसरी तरफ भेज दिया गया, तो हो गया मूव द गोल पोस्ट। ले बाय द हील्स का मतलब हुआ बंधन में बंधना, बंधन में बंधना। अब ले बाय द हील्स हमें मीनिंग मिल गया, बंधन में बंधना या पैरों में कोई जंजीर डाल देना टाइप का मीनिंग है ले बाय द हील्स। अब हील्स तो आप जानते हैं कि एड़ियों को कहते हैं, तो ले से हमें पता चला कि ये वर्ब है, मीनिंग हम लिख चुके हैं, लिंक हम बनाएंगे। तो ले बाय द हील्स का मतलब है पैरों में बंधन डाल देना। तो जब किसी के टांग में कोई चीज़ बांधी जाती है तो फिर वह अपनी मर्जी से मूव करना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कहते हैं कि पैरों में जंजीरें पड़ी हैं, वो मजबूरियां हो सकती हैं, वो बैड सिचुएशंस हो सकती हैं, वो कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। तो यानी हील्स मतलब ले डाल देना, ले का मतलब डालना होता है, लेकिन यहाँ पर बांधने से आपको मतलब निकालना है। तो ले बाय द हील्स, बाय का मतलब होता है के द्वारा, के साथ के सेंस में कि भाई जो बंधन है वो पैरों के द्वारा बांध दिया गया है या पैरों में बांध दिया गया है। हालांकि जितने भी ये लॉजिक्स हम यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि ये मीनिंगफुल हों, दे आर ओनली जस्ट टू लर्न ऑल दीज इडियम्स। इनका कोई लिटरली कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर ले बाय द हील्स का मतलब हमने एड़ियों को बांधना यानी बंधन बांधना यानी अपने पैरों में अपने पीछे कोई जिम्मेदारी लगा लेना, इसका मीनिंग निकलेगा। हार्ड प्रेस्ड का मतलब होगा इन ट्रबल। मान लीजिए कि आप ओनली वन पर्सन हैं, देखिए हमने इसका मीनिंग लिख लिया। हार्ड प्रेस्ड एक तरह का आपका जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकता है, ही इज़ हार्ड प्रेस्ड, ठीक है। और
आप अगर किसी और तरह से देखें तो एडवर्ब का भी काम कर सकता है। तो इन ट्रबल इसका मीनिंग है। अब हमें इसको लिंक बनाना है। कैसे आप करेंगे? अगर कोई इंसान कंफर्टेबली खड़ा हुआ है तो आप अच्छे से मूव कर सकते हो, सो सकते हो और फ्रेशनेस फील कर सकते हो। लेकिन आप एक बहुत ही क्राउडेड कंपार्टमेंट में चढ़े, बस में चढ़े तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रेस हो रहे हैं, लोगों से भिंच रहे हैं, दब रहे हैं, तो आप बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, यानी ट्रबल वाली स्थिति में होंगे तो हार्ड प्रेस्ड। या आपका हाथ किसी ने बहुत प्रेस कर रखा है तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो यानी आप इन ट्रबल हैं। इट मीन्स सिचुएशंस ने आपको बहुत सप्रेस कर रखा है, आपको बहुत ज़्यादा घोट रखा है, एंग्विश में डाला हुआ है, परेशान किया हुआ है। तो हार्ड प्रेस्ड का मतलब हुआ इंटरवल। इसको लर्न करना कंपैरेटिवली आसान है। होल्ड बैक, ये एक्चुअली ये ईडियम नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। होल्ड बैक का मतलब होता है छिपाना। छिपाना मीन्स कंसील यानी हाइड। तो मीनिंग आ गया। होल्ड ऑफ कोर्स वर्ब है, तो अब हमें इसका लिंक बनाना है। मान लीजिए कि हमने इसको होल्ड किया पेन को और बैक कर लिया, तो होल्ड बैक मीन्स छिपाना। तो इसको हम इमोशनली यूज़ करेंगे, ना कि किसी थिंग को फिजिकली हाइड करने में। तो हम कहेंगे व्हेन सोक्रेटिस वाज गोइंग टू टेक अ कप ऑफ पॉइजन हिज फॉलोअर्स हेल्ड बैक देयर टीयर्स। उनके फॉलोअर्स ने आंसू रोके, छिपाए, ताकि सोक्रेटिस को पता ना चले, तो वो हुआ होल्ड बैक। होल्ड बैक मतलब कि आते आते को आपने ऐसा दिखाया जैसे वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, जबकि आँखों में आंसू भरे थे और मौके की तलाश में थे कि कब निकलना शुरू हो जाएं, तो हुआ होल्ड बैक। तो होल्ड बैक मीन छिपाना। द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख, जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये जो वर्ड है GNOMES, तो इसमें G साइलेंट रहेगा और ये आपका M है तो ये G नहीं बोलेगा। नॉर्म्स ऑफ, देखने में ये CH जो है क और चा का साउंड करता है, लेकिन ये खा का साउंड करेगा इस वर्ड में, ज्यूरिख। तो आप कहेंगे द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख। तो द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख जो ईडियम है हमारा, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे और इसका मीनिंग होता है, अगर आप हिंदी वर्ड जानते हो, कुबेर। कुबेर आप जानते हैं, जो खजाने से रिलेटेड है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है। कुबेर आप जानते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है। लेकिन इसको हम अपने आज के स्टाइल में कहते हैं इंटरनेशनल बैंकर। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बैंकर। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं क्या? स्विस बैंक का साहूकार, यानी अरबपति, यानी कोई बहुत धनवान आदमी। तो ये हमारा मीनिंग हुआ। इट मीन्स स्विस बैंक का साहूकार, इंटरनेशनल बैंकर या कुबेर। तो इससे पता चला कि वहाँ रुपया पैसा बहुत है। अब इस नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख से कैसे हम रिलेट करें? ऑफ कोर्स ये नाउन है क्योंकि दा लगा है, तो अब हमें रिलेट करना है इसको लर्न करने के लिए। तो हम आपको बता दें, नॉर्म्स एक ऐसे क्रीचर का नाम है जो कि मिथोलॉजिकल क्रीचर है। जैसे आपने फीनिक्स सुना होगा और यूनिकॉर्न सुना होगा, इसी तरह से नॉर्म्स एक क्रीचर है और ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के नीचे जितने भी खजाने गड़े हुए हैं वह उनकी सुरक्षा पर लगा रहता है। ये टाइनी क्रीचर है, छोटा सा प्राणी होता है जो कि उन सारे खजानों की रखवाली करता है। तो ज्यूरिख जगह का नाम हुआ, इंटरनेशनल बैंकिंग है वहाँ पर, तो हुआ नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख, तो इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल बैंकर। हम किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं आई डोंट थिंक ही इज़ द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख, यानी वह बहुत मालदार नहीं है। इसके बाद आता है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50। इसका मतलब होता है बहुत बूढ़ा, ज़्यादा एज वाला व्यक्ति या ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति। आप कह सकते हैं ओवर 50 ईयर्स। तो ओवर 50 ईयर्स, अभी इसको मीनिंग हमने देख लिया। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 ये एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि टाइम की बात कर रहा है। अब इसको लिंक कैसे बनाएं याद करने के लिए? देखिए, माना कि इंसान 100 ईयर्स जीता है, तो 50 के दो साइड्स हैं,
एक 50 बिगिनिंग का और एक 50 बाद का। जब आप 50 पहले वाले को देखते हैं तो बड़ा अच्छा समय गुजरता है, फिर 50 के बाद डेक्लाइन शुरू होता है एंड की तरफ, तो वह जितनी भी पावर होती थी, जितनी लग्जरीज होती थी, वो सब डेक्लाइन होनी शुरू होती हैं। तो जैसा कि ईडीएम कहता है रॉन्ग साइड ऑफ 50, तो रॉन्ग साइड कहाँ गए? पहले वाले 50 पर नहीं, हम चले गए बाद वाले 50 पर, यानी रॉन्ग साइड ऑफ 50, दूसरी साइड में चले गए जहाँ ना एनर्जी है, ना पावर है, ना एन्जॉयमेंट है। तो वहाँ पर हो गया द रॉन्ग साइड ऑफ 50 मीन्स एक्सट्रीमली ओल्ड, अ पर्सन हु इज़ ओवर 50 ईयर्स ओल्ड, जो 50 साल से ज़्यादा बूढ़ा है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद आप जो है जेरंड का यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। क्या होता है? बेसब्री से इंतज़ार करना। अब इसको कैसे आप इसको याद करेंगे? देखिए, लुक का मतलब होता है देखना। जब आप किसी की तरफ देख रहे होते हैं उम्मीदों से, तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। फॉरवर्ड आगे की तरफ, जब आप आगे की तरफ देखते हैं तो उम्मीद होती है, उम्मीद का मतलब ही फ्यूचर है। तो लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अ गुड स्पीकर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू या आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अ गुड स्पीकर। तो टू के बाद आपको जेरंड लगाना होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये टू फॉरवर्ड के साथ आया है, इसलिए आगे आईएनजी लगेगी। लेकिन अगर ये टू अगले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए आता तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती, आईएनजी नहीं लगती। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आप लगा सकते हैं। फॉरवर्ड टू बेसब्री से इंतज़ार करना। आपने लिंक बनाया, आपको ये याद हो गया होगा। टू बटर वंस ब्रेड फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इसका मतलब होगा एक ही समय में कई लाभ कमाना, कई लाभ। अब यहाँ पर जो टू लगा है तो ये वर्ब दिखाने के लिए लगा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कमाना, अर्जित करना। जो भी आप उर्दू हिंदी का कोई वर्ब यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर हमने कर लिया। तो मीनिंग आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि इसका यूज़ कैसे करें। वंस की जगह योर्स, कोई भी पॉजेसिव आपका प्रोनाउन, नाउन आप यूज़ कर लेंगे। टू बटर आपकी वर्ब हो गई, तो इसमें वर्ब भी है और जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट भी यहाँ पर है। एक ही समय में कई लाभ कमाना, हिंदी में आप कह सकते हैं पांचों उंगली घी में होना। आप ऐसे भी कह सकते हैं चांदी काटना। कई सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं हिंदी में, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा। तो एक ही समय में कई लाभ कमाना भाई आपके। अब हम इसको रिलेट करेंगे। हमारे पास ब्रेड है, हमने दोनों तरफ मक्खन आमतौर से, घी आमतौर से एक तरफ लगाते हैं, लेकिन आपकी इतनी संपन्नता बढ़ गई कि आपने दोनों तरफ लगाना शुरू किया। तो भाई आप तो अपनी ब्रेड को दोनों साइड से बटर लगा रहे हो, तो एक ही समय में कई लाभ कमा रहे हो। तो अब आप यूज़ करेंगे एवरीबॉडी वांट्स टू बटर हिज ब्रेड फ्रॉम बोथ साइड्स। वेरी इजी, इजीली आपने इसको लर्न कर लिया। इसके बाद आता है अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है, अल्फ़ाबेट है, और ओमेगा लास्ट है। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स बिगिनिंग एंड एंडिंग, बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो हम कहेंगे द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ माई लाइफ इज टीचिंग। टीचिंग से शुरुआत, टीचिंग पर ख़त्म। तो इस तरह से हम कहेंगे द पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी अल्फा एंड ओमेगा, कि इतना आपको उसकी चाहत हो कि उसी से शुरू करके उसी पर एक्सपर्टीज़ हासिल करके आप ख़त्म करें। आई होप कि सारे जो ईडियम्स हैं आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। इस तरह से ईडियम्स को लर्न करने की इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के थ्रू जो ईडियम्स आपको लर्न नहीं हो पा रहे हैं उनके ट्रिक्स और टिप्स को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में हमको लिखते रहें। हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में अगली वीडियो में। बने रहिए जब तक हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।